हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज के वीडियो में 24 और 25 जनवरी दोनों दिन के करंट अफेयर कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन ध्यान से हर एक न्यूज़ आपको देखनी है। और करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ अपलोड हो चुकी है टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डेली के डेली जो पीडीएफ होते हैं स्टैटिक जीके के साथ, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि अभी हाल ही में कौन सी ये राज्य सरकार है जिसके द्वारा अमृत नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। यहाँ पर अमृत का मतलब है एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। तो इसका सही आंसर है केरल। केरल में पिनाराई विजयन सरकार के द्वारा अमृत नाम का ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, इसका मेन उद्देश्य है कि जगह जगह पर केरल के अंदर ऐसी संस्थाएं जो कि फार्मेसी से जुड़ी हुई हैं या फिर ऐसे मेडिकल स्टोर जहां पर बिना बताए रेड मारी जाएगी। और इस रेड के अंतर्गत ऐसी दवाओं को खोजा जाएगा कि कहीं पर इस तरीके की कोई दवाएं तो नहीं बिक रही हैं जिन पे एंटीबायोटिक की मात्रा अत्यधिक है, मतलब जरूरत से कहीं ज्यादा है। अब आपको यह समझना होगा एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं। दरअसल ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब मान लीजिए कि किसी की बॉडी में कोई बैक्टीरिया है या फिर फंगी है, ठीक है? तो उसे दवा तो दी गई है, लेकिन ये बैक्टीरिया और फंगी उस दवा को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। अब जब तक ये रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तब तक वो दवा अपना असर भी नहीं दिखाएगी। तो ये जो केस होता है, ये उस केस को हम लोग बोलते हैं जब दवा में एंटीबायोटिक की मात्रा ओवरडोज के रूप में हो। तो इस तरीके की दवाओं को बंद करने के लिए केरल सरकार के द्वारा अमृत नाम का ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और केरल में गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। पहले बात करेंगे कल के करंट अफेयर, मतलब 24 तारीख के, और उसके बाद आज के करंट अफेयर कवर करेंगे। अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है। कितने सालों के नेगोशिएशंस के बाद? तो आपको ये पता होना चाहिए, भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में पिछले 16 साल से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात चल रही थी और सहमति नहीं बन पाई थी। आखिरकार आज वो मौका आ गया है जब दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एग्री हो गए हैं और अब आने वाले समय में एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। क्या बोलते हैं इसे? बर्न। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वियोला एमहर्ट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वियोला एमहर्ट। ठीक है। अभी हाल ही में भारत और नाइजीरिया की जॉइंट कमीशन की जो मीटिंग है, इसका 6वां संस्करण आयोजित किया गया। तो इसकी सह अध्यक्षता किसने करी है? तो इस बार इसको लीड किया गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। डॉक्टर एस जयशंकर नाइजीरिया की ऑफिशियल विजिट पर हैं और इन्होंने ये जो अध्यक्षता इसकी करी है, ये 21 से लेकर 23 जनवरी के बीच में करी हुई है। और ये जो जॉइंट कमीशन की मीटिंग है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और बिजनेस को लेकर यहाँ पर बात हुई है। दोनों देशों ने आपस में एमओयू साइन किए हुए हैं बिजनेस के क्षेत्र को लेकर। और इस बार ये इसका जो बिजनेस काउंसिल की जो मीटिंग इसमें आयोजित करी गई है, उसका तीसरा संस्करण था। और जॉइंट कमीशन की मीटिंग की अगर बात करें तो इसका 6वां संस्करण था। और नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं अबूजा। क्या बोलते हैं? अबूजा। ये कौन से भारतीय हैं जिन्होंने 2024 की एशियन मैराथन चैंपियनशिप में मेंस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं भारतीय खिलाड़ी मान सिंह। और इन्होंने जो पूरी मैराथन कवर करी है, ये 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकंड में करी हुई है। और इससे पहले सिर्फ इकलौते भारतीय और हैं जिन्होंने एशियन मैराथन चैंपियनशिप अपने नाम करी है, और इनका नाम है टी गोपी। क्या नाम है? टी गोपी। इन्होंने साल 2017 में एशियन मैराथन में भारत के लिए गोल्ड जीता था। इन्होंने 2 घंटे 15 मिनट का समय लिया था। और इस बार जो मान सिंह है, इन्होंने 2 घंटे 14 मिनट का समय लिया हुआ है। और अगर महिला खिलाड़ी इवेंट में बात करें, मतलब इसी मैराथन में विमेंस इवेंट की हम बात करें, तो भारत की तरफ से आपको ध्यान रखना है अश्विनी जाधव। क्या नाम है? अश्विनी जाधव। इन्होंने 8वीं रैंक सिक्योर करी है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और खिलाड़ी हैं ज्योति गवाटे। इन्होंने 11वीं रैंक सिक्योर करी है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि महिला खिलाड़ियों में कोई भी टॉप 3 में नहीं है, और भारतीय खिलाड़ियों में मान सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है, सबसे अव्वल रही है।
और इन्होंने जिस खिलाड़ी को हराया है उस खिलाड़ी का नाम है हुआंग यांगजेंग, जो कि चाइना के खिलाड़ी हैं। भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक पैक्ट साइन किया है? तो ये देश है क्यूबा। क्यूबा के साथ भारत ने ये पैक्ट नया साइन किया है और दोनों देश आपस में जो सरकारी क्षेत्र हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस को साझा करेंगे। इसका मेन उद्देश्य एक और है कि दोनों देश गवर्नमेंट सेक्टर में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अपने अपने गवर्नमेंट सेक्टर को डिजिटलाइज करना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज़ करना चाहते हैं। क्यूबा की कैपिटल है हवाना। क्या बोलते हैं इसको? हवाना। और यहाँ के राष्ट्रपति काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इनका नाम है मैगुल डियाज कैनाल। क्या नाम है? मैगुल डियाज कैनाल। सुर्खियों में रहते हैं कई बार ये। हरदीप सिंह पुरी आपको पता ही है, ये हैं इस टाइम पर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर। तो इनके द्वारा ये कौन सा शहर है भारत का जहां पर जो जेट फ्यूल है इसको अल्कोहल से बनाया जाएगा, और इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इस तरीके का पहला पायलट प्रोजेक्ट पूरे भारत में लॉन्च किया गया है। तो इसको पुणे में लॉन्च किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि अभी ट्रायल बेसिस पर इसको लॉन्च किया गया है। अगर चीज़ें सारी सही रहती हैं तो उसको पूरे तरीके से अप्लाई कर लिया जाएगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत जो जेट ईंधन होता है ना, जो विमानों में जो फ्यूल यूज़ किया जाता है, वो अल्कोहल से बनाकर देखा जाएगा। अगर ऐसा सफलतापूर्वक हो जाता है तो हम सस्टेनेबल बायोफ्यूल के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर अल्कोहल से पूरे तरीके से सक्सेसफुल रहता है तो उस केस में हम पर्यावरण को भी बचाने में काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी हैं। इनके द्वारा हैदराबाद में स्थित जो सलार जंग म्यूजियम है उसमें कितनी नई गैलरी लॉन्च करी गई हैं? तो टोटल 5 नई गैलरीज लॉन्च करी गई हैं। और सलार जंग म्यूजियम जो है ये भारत का काफ़ी प्रसिद्ध म्यूजियम है। इसके अंतर्गत तरह तरह की गैलरीज बनाई गई हैं। जैसे कि यहाँ पर जो एक गैलरी है इसको बोलते हैं चैंडलियर गैलरी। इस गैलरी के अंदर 180 एंटीक ऑब्जेक्ट पूरे दुनिया के लाकर रखे गए हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर गैलरी है, इसका नाम है यूरोपियन ब्रोंज गैलरी। इसके अंतर्गत 100 ब्रोंज के बने हुए स्टैचूज हैं। एक मार्बल गैलरी है, उसके अंदर 50 मार्बल की मूर्तियां हैं। इस तरीके से पूरे दुनिया के काफ़ी सारे एंटीक आइटम जो हैं वो सलार जंग म्यूजियम में स्थित 5 नई गैलरियां खोली गई हैं, जिसके अंतर्गत और भी कई सारे एंटीक आइटम इसमें रखे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कौन सी सोलर योजना है जिसको अभी हाल ही में 1 करोड़ परिवारों के लिए लॉन्च किया गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला मंदिर का उद्घाटन किया और उसी के उपलक्ष्य में एक नई योजना शुरू करी है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। सूर्योदय योजना के अंतर्गत पूरे भारत भर में टोटल मिला दिया जाए तो 1 करोड़ परिवारों को सोलर पैनल्स इंस्टॉल करके दिए जाएंगे उनके घरों में। और इसके अंतर्गत ये ऐसे लोग होंगे जो कि लोअर और मिडिल इनकम वाले लोग हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत जो आते हैं। तो इसके देखिए 2 उद्देश्य होंगे। पहली चीज़ तो ये कि उन्हें बिजली मुफ्त में मिलने लगेगी। दूसरी चीज़ ये कि जो एक्स्ट्रा बिजली उत्पन्न होती है इन सोलर पैनल से आप उन्हें वापस सरकार को बेच भी सकते हो, तो इससे उनकी आमदनी भी हो सकती है। अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट में योगदान देने के लिए बीसीसीआई की तरफ से ये कौन सा सम्मान है जिसके लिए रवि शास्त्री चुने गए हैं? तो रवि शास्त्री को बीसीसीआई की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा बहुत ही जल्द। रवि शास्त्री जब भारतीय टीम में एज अ खिलाड़ी हिस्सा थे तो ये ऑलराउंडर के तौर पर खेलते थे। इन्होंने 150 वनडे मैचेस खेले हुए हैं और भारत की तरफ से 80 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। इन्होंने ओवरऑल 3000 रन अपने करियर में बनाए हैं और 280 विकेट लिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको पता ही है ये भारत के हेड कोच भी रह चुके हैं काफ़ी लंबे अरसे तक। ठीक है, तो इनका ये जो योगदान है इसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस बीसीसीआई की तरफ से शुभमन गिल को 2023 का प्लेयर ऑफ द ईयर का भी खिताब दिया जाएगा। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर या प्लेयर ऑफ द ईयर आपसे पूछा जाए बीसीसीआई की तरफ से कौन है, यह है शुभमन गिल। शुभमन गिल का जो 2023 है पूरे 12 के 12 महीने ये कंप्लीटली अपनी फॉर्म में रहे हैं। और ये वो खिलाड़ी बन गए हैं, वो या फिर आप बोल सकते हो पूरे वर्ल्ड में वो खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 2000 रन सबसे तेज बनाए हुए हैं।
और बीसीसीआई की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1928 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है बीसीसीआई का मुंबई। क्या बता सकते हो बीसीसीआई के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? ये कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन है जिसको केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? और ये एप्लीकेशन कई तरीके की रीजनल भाषाओं में स्टडी मटेरियल्स को प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ये जो ऐप है इसका नाम है अनुवादनी ऐप। क्या नाम है? अनुवादनी ऐप। अनुवाद का मतलब ही होता है ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको एजुकेशन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें अलग अलग भाषाओं में बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल अपलोड किया गया है। अभी हाल ही में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है साइक्लोन। ये भारत ने कौन से देश के साथ आयोजित करी हुई है? तो भारत ये जो साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज है ये इजिप्ट के साथ कंडक्ट कर रहा है। इस बार ये इजिप्ट के अंदर एक शहर है जिसका नाम है अंशास। क्या बोलते हैं इसे? अंशास। यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है। इजिप्ट और भारत दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं। दोनों देशों की तरफ से 25-25 कमांडोज यहाँ पर हिस्सा लेंगे। भारत की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट जो स्पेशल फोर्सेस की है वो यहाँ पर हिस्सा ले रही है। और इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। यहाँ के राष्ट्रपति जो है इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। क्या नाम है? अब्दुल फतेह अल सीसी। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। और बोर्नियो आइलैंड भी है अब इसकी कैपिटल। ईरान की कैपिटल है तेहरान। सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी जिसको साप बोला जाता है, साप का जो पहला संस्करण है मीटिंग का, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसकी पहली मीटिंग इस बार आयोजित करी जा रही है नई दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। अब ये जो साप की मीटिंग है इसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस हिस्सा ले रहा है। और इसका मेन उद्देश्य ये होगा कि जितने भी मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों के अंदर जो भी शिकायतें आई हुई हैं उन शिकायतों का कैसा निवारण हुआ है उसका लेखा जोखा पूरा लिया जाएगा। मतलब एक तरीके से पूरा फीडबैक लिया जाएगा कि हाँ भाई जो भी शिकायतें आ रही हैं हर एक मंत्रालय में उनका निपटारा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये दरअसल एक फूड फेस्टिवल की है जिसको बोलते हैं मामानी फूड फेस्टिवल। तो ये जो मामानी फूड फेस्टिवल है ये कौन से राज्य या फिर यूटी में आयोजित किया जाता है? तो ये हर वर्ष आयोजित किया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख वाले रीजन में। और मामानी फूड फेस्टिवल के अंतर्गत जो लद्दाख के लोग हैं वो अपने क्षेत्र से अपने कल्चर से जुड़े हुए जो भी फूड आइटम्स हैं उनके स्टॉल लगाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भव्य समारोह भी आयोजित किया जाता है। एक तरीके से लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर जो उल्लेखनीय इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया जाता है इस तरीके के स्टॉल्स लगाकर, खुशहाली मनाकर। और जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये है मनोज सिन्हा। अब आज के करंट कवर करेंगे, मतलब 25 जनवरी के। ये कौन है जिनके द्वारा वैभव फेलोशिप का पहला बैच लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये यूनियन मिनिस्टर हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये जो वैभव फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है इसका मेन उद्देश्य ये होगा, जैसे मान लीजिए आज की डेट में हम बात करें तो हमारी डिफेंस के अंदर स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं, ठीक है। अब उसमें भी अलग अलग यूनिट बनाई गई हैं। जैसे कि आर्मी में स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं, वो पैरा रेजिमेंट होती है। अगर एयरफोर्स की बात करें तो उन्हें गरुण कमांडो बोलते हैं। नेवी की बात करें तो उन्हें मार्कोस बोलते हैं। तो उसी तरीके से अब भारत सरकार चाहती है कि साइंटिस्टों का एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए, एक स्पेशलिस्ट ग्रुप बनाया जाए, और जिसके अंतर्गत वैभव फेलोशिप प्रोग्राम जो होगा, इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत के बेस्ट साइंटिस्टों को मौका मिलेगा और सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा और वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी। तो ये जो इसका पहला बैच है इसमें टोटल 22 भारतीय वैज्ञानिकों को हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। ये कौन सा देश है जिसने अभी हांगकांग को पछाड़ते हुए दुनिया में चौथे नंबर पे स्टॉक मार्केट में अपना नाम दर्ज कराया है? मतलब सीधा सीधा आप ये बोल सकते हो ये कौन सा देश है जो कि दुनिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है? तो ये है भारत। और अगर बात करी जाए ऑल ओवर 5 कंट्रीज की तो नंबर 1 पे है अमेरिका। अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है करीब $50 ट्रिलियन का है। दूसरे नंबर पे जो रहा ये है चाइना। आप यहाँ पर भी देख सकते हो जो चाइना का स्टॉक मार्केट है ये करीब करीब $8.5 ट्रिलियन का है।
फिर है जापान, जापान का $6 ट्रिलियन का है। और चौथे नंबर पे भारत आ गया है। भारत का जो स्टॉक मार्केट है ये $4.3 ट्रिलियन का इस टाइम हो चुका है। और हांगकांग पांचवें नंबर पे अब हो गया है क्योंकि हांगकांग को पछाड़ दिया है। वैसे अगर बात करी जाए तो अमेरिका के बाद कोई दूर दूर तक अमेरिका के आंकड़े को छूने वाला नहीं है। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा, भारत चौथे नंबर पे आ गया है, चौथे पायदान पे पांचवें से। ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस की एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है खंजर। तो ये जो खंजर नाम की एक्सरसाइज है, ये भारत कौन से देश के साथ कंडक्ट करता है? तो ये हर वर्ष कंडक्ट करी जाती है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। इस बार इसका 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ये कहाँ पर हो रही है? तो देखिए, खंजर एक्सरसाइज की खास बात यह है, ये एक साल किर्गिस्तान में होती है, एक साल भारत में होती है, फिर एक साल किर्गिस्तान में। इस तरीके से ऑल्टरनेट ईयर्स में ये होती रहती है इनके वेन्यू के रूप में। तो इस बार ये कंडक्ट करी जा रही है भारत के हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है बखलो, यहीं पर आयोजित करी जा रही है। दोनों कंट्रीज की तरफ से 20-20 स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज इस ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 22 जनवरी से हो चुकी है और अभी ये लंबी चलेगी। इनमें से ये कौन हैं जिनको आईसीसी की तरफ से 2023 के लिए ओडीआई टीम ऑफ द ईयर इन आईसीसी अवार्ड से कैप्टन के रूप में सम्मानित किया गया है? तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, आईसीसी की तरफ से 2023 में सबसे बेहतर कप्तान के रूप में किसको सराहा गया है? तो ये है रोहित शर्मा, द वन एंड ओनली रोहित शर्मा। और इसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट है क्योंकि आईसीसी ने मल्टीपल टीम्स लॉन्च करी हुई हैं। मतलब इन टीम्स का वैसे कोई महत्व नहीं है खेलने के तौर पर। आईसीसी की तरफ से सराहना के तौर पर इनको सम्मानित करने के लिए ये टीम्स बनाई गई हैं। अब ये टीम्स कुछ इस तरीके की हैं जैसे कि आईसीसी ने एक ओडीआई मेंस टीम बनाई है, उसमें पूरे दुनिया के बेस्ट मेंस प्लेयर्स को यहाँ पर रखा हुआ है जो कि करंट टाइम पे खेलते हैं। उसी तरीके से बेस्ट ओडीआई विमेंस की टीम है, फिर टी20 की है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो पीडीएफ में मेंशन है, वहां पे एक बार देख लीजिएगा। एक किताब है और इस किताब में जो एक चैप्टर है, इस चैप्टर को लिखा है भारतीय ऑथर ने जिसका नाम है स्मिता दास जैन। तो इन्होंने ये कौन सी किताब है जिसमें एक चैप्टर लिखा है जिसके लिए इनकी सराहना करी जा रही है? तो इस किताब का नाम है क्रैकिंग द रिच कोड वॉल्यूम 12। और ये किताब केवल भारत ही नहीं, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर के रूप में इस टाइम पर देखी जा रही है। मतलब पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन बिकने वाली किताबों में से एक है। और स्मिता दास जैन की अगर बात करें तो ये बेसिकली तो ये एक ऑथर हैं। ऑथर के अलावा ये ब्लॉगर भी हैं, अपने ब्लॉग वगैरह भी वेबसाइट पे लिखती हैं। और बिजनेस कोच भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने 12th चैप्टर लिखा हुआ है इस किताब में, इस चैप्टर में इन्होंने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया है और उन चैलेंजेस के बारे में बताया हुआ है जो इन्होंने फेस किए हुए हैं अपने करियर में आगे आने के लिए। जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 जो है, इसकी थीम क्या है? तो जैसलमेर में फरवरी के महीने में 22 फरवरी, 23 फरवरी और 24 फरवरी को 3 दिवसीय डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। और इस बार जो इसकी थीम है ये है बैक टू द डेजर्ट। और जैसलमेर, वैसे तो राजस्थान का हर एक शहर ही बहुत खूबसूरत है अपने आप में, बट जो जैसलमेर है ये राजस्थान के अंदर पर्यटन की वजह से भी काफ़ी अच्छे से जाना जाता है। तो हर वर्ष इस त्योहार को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को यहाँ की डाइवर्सिटी के बारे में पता लगे, लोगों को यहाँ का कल्चर पता लगे। तो यहाँ पर बहुत सारे फूड स्टॉल लगाए जाते हैं, मतलब एक तरीके से मेले टाइप का पूरा आयोजित किया जाता है। ये कितने साल हैं जिनके लिए कनाडियन सरकार ने अब ये एक नई पॉलिसी निकाली है? देखिए है क्या, अभी आपको पता ही था कनाडा और भारत के बीच में काफ़ी दरारें भी आ गई हैं। और जो कनाडियन गवर्नमेंट थी उसने कई सारे ऐसे स्टेटमेंट दे दिए थे, जाहिर सी बात है, जो कि भारतीय होने के नाते हमें मंजूर नहीं है। अब कनेडियन गवर्नमेंट जो है इन्होंने एक नई पॉलिसी निकाली है। इनका कहना है कि पूरे दुनिया से आने वाले जो स्टूडेंट हैं कनाडा में पढ़ने के लिए, इनको 2 साल के लिए ही केवल हम मैक्सिमम लिमिट देंगे। 2 साल के बाद आपको पढ़ाई पूरी करके वापस जाना होगा। इतना ही नहीं, आप जब तक पढ़ रहे हैं तब तक आपको काम करने का भी वीजा नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसे वर्किंग परमिट बोला जाता है, तो वो भी नहीं मिलेगा। बहरहाल आपको बता दूं, साल 2023 में कनाडा में पूरे दुनिया से आने वाले छात्रों की जो जनसंख्या थी ये थी 5,60,000। और इस बार 2024 में कनेडियन गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि इस बार करीब करीब 3,60,000 के आसपास स्टूडेंट आएंगे।
जो कि 35% तक कम हो जाएंगे। लेकिन एक अचंभा होगा आपको जान के, इन 5,60,000 में 2023 में कितने भारतीय स्टूडेंट पहुंचे हैं? 3,19,000 भारतीय स्टूडेंट पहुंचे हैं। मतलब ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसके लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक चिंता जाहिर करी है, और उनका कहना है कि किसी भी देश से इतने स्टूडेंट इस तादाद में आ रहे हैं और काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक अगर वो रुक रहे हैं, तो एक तरीके से वो इस चीज़ को ऐसे टारगेट अप कर रहे हैं कि कोई भी बैड एक्टर्स कंट्री में ना आने पाए। ठीक है, फिर चाहे वो किसी भी देश का हो। फिलहाल कनाडा के इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? ये हैं जस्टिन ट्रूडेउ। क्या नाम है? जस्टिन ट्रूडेउ। और कनाडा की कैपिटल है ओटावा। और कनाडा, आपको ध्यान रखना है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। आयुष मंत्रालय के जो मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने सिद्ध वेलनेस रैली लॉन्च करी है। अब ये जो रैली है, इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है ये क्या होगा? ये रैली आपको बता दूं, नई दिल्ली से निकाली जा रही है सिद्ध वेलनेस रैली, और ये जाएगी कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी में जाकर ये रैली खत्म होगी। और अब इसका नाम क्या है? सिद्ध वेलनेस रैली। तो आप ऐसा समझ लीजिए, आयुष का फुल फॉर्म क्या है? ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध, और एच फॉर होम्योपैथी। यहाँ पर एस फॉर सिद्ध की बात हो रही है। जो सिद्ध मेडिसिन हैं, सिद्ध मेडिसिन की जो किट हैं, उनका यहाँ पर प्रमोशन किया जाएगा। ये जो रैली निकाली जा रही है, ये करीब नई दिल्ली से कन्याकुमारी तक पहुंचेगी, और 20 दिन में पहुंचेगी करीब करीब। और हर जगह से जो सिद्ध के जो डॉक्टर्स हैं या फिर फार्मास्यूटिकल वाले जो लोग हैं, वो सब इस रैली में जुड़ने का काम करेंगे। इसको आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है री कूदन। क्या नाम है? री कूदन। ये एक जापानीज ऑथर है। ठीक है, और इन्होंने एक नॉवेल लिखी हुई है जिसका नाम है टोक्यो सिंपैथी टावर। तो जिसकी वजह से इनको कौन सा जापानीज लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनको अकुता गावा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और री कूदन ने जो इस टोक्यो सिंपैथी टावर नाम की नॉवेल लिखी है, इसमें खास बात यह है कि इन्होंने चैट जीपीटी का यूज किया है। चैट जीपीटी एक एआई बेस्ड टूल है, जिसको आप अपनी समस्या बताइए, वो आपकी समस्या का समाधान आपको करके देगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, आपको कहीं पर स्पीच देने जाना है, तो आप किस बारे में स्पीच देना चाहते हो, आप चैट जीपीटी को बताओ, जीपीटी आपको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, या फिर आप किसी के बारे में लिखना चाहते हो किसी टॉपिक में, तो आप जीपीटी से पूछिए, जीपीटी आपको बताएगा। ठीक है, तो कंप्लीटली एआई बेस्ड ये टूल है, जो कि आपको हर तरीके के जवाब देने में हेल्प करता है। ये कौन है जिनको अभी हाल ही में भारत सरकार ने फैसला लिया है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं कर्पूरी ठाकुर। और आपको पता है ये कौन है? ये फेमस पॉलिटिशियंस रह चुके हैं बिहार के। बिहार में ये 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में सर्व कर चुके हैं। पहली बार जो ये मुख्यमंत्री बने थे, 1970 से लेकर 71 तक रहे हैं, और इसके बाद 1977 से लेकर 79 तक रहे हैं। ठीक है, तो 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में सोशल जस्टिस के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके लिए सरकार ने फैसला लिया है कि भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जाएगा। भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और एक बार में मैक्सिमम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। एक कैंपेन है जिसका नाम है हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो ये जो हमारा संविधान और सम्मान नाम का कैंपेन है, इसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसका उद्घाटन कर रहे हैं। और ये जो कैंपेन है, ये 26 जनवरी को, मतलब कल लॉन्च किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत भर में जगह जगह पर कैंपेन लगाकर लोगों को ये बताया जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या टेम्परामेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि हमारे देश के लिए जिन आइडियल्स ने काम किया हुआ है, हम उनकी रिस्पेक्ट करें। हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हम इन सब की भी रिस्पेक्ट करें। हमारे देश की जो धरोहरें हैं, हमें उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सारा कुछ इसका मेन मॉड्यूल रहेगा इस कैंपेन का। अभी हाल ही में कौन है जिनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जिसको मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बोला जाता है, और ये वो पोस्ट होती है जो कि संस्थान को हर तरीके से आर्थिक रूप में
एडवाइस देने का काम करती है, ठीक है। लीगल सारे जितने भी लीगल एडवाइस हैं अक्रॉस द कैटेगरी हर जगह पर ये काम करते हैं। तो इस बार कनिका पसरीचा को अपॉइंट किया गया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में। पसरीचा इससे पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में डायरेक्टर के रूप में भी कार्यरत रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, आईसीआईसीआई बैंक में चीफ मैनेजर के रूप में भी यह कार्यरत रह चुकी हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1919 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं ए मनी मेकलई। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ये कुछ टाइम पहले कौन सा राज्य है जिसके इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में रजनीश कुमार को अपॉइंट किया गया है? रजनीश कुमार जो कि एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो ये है आंध्र प्रदेश की सरकार। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है इसकी शुरुआत कौन से वर्ष में करी गई थी? पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कल मैं उन स्टूडेंट्स का नाम जरूर लूंगा जो कि सबसे पहले और सटीक आंसर करेंगे। और जो लोग 22 तारीख को ऑफर अवेल नहीं कर पाए थे, मतलब अभी 22 जनवरी को जो ऑफर आया था, वो आज रात 12 बजे से ऑफर अवेल कर सकते हैं। एग्जाम इंजन की तरफ से आज आपको हर एक बैच में, मतलब आज रात 12 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक 26 तारीख के लिए ये 50% का ऑफ है हर एक बैच में। आप 2024 के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं। इस बैच में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ये सब कुछ कवर किया हुआ है। इस बैच में क्या क्या टॉपिक्स कवर हैं ये सब मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दे दी है। अगर आपको लगता है ये बैच वर्थ है तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। इस बैच की मदद से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं इन सभी एग्जाम्स में। डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, आप इसे भी ले सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में भी ये बैच आपको मिल जाएंगे। इन बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। इसके अलावा वन लाइनर क्रैश कोर्स भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको, और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यू क्लासेस भी आपको साथ में इसमें फ्री मिल रही है। ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। स्टैटिक जीके का लाइव बैच भी चल रहा है, आप इसे भी अवेल कर सकते हैं। आज आपको फीस ज़्यादा लग रही है तो आज रात 12 बजे से 50% डिस्काउंट को आप ज़रूर अवेल करते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।